नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं एक लघु कथा संग्रह की, जिसका नाम है बदलता दृश्य और इसकी लेखिका हैं अलका प्रमोद जी। यह कृति लोक रंजन प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई है। अलका प्रमोद जी साहित्य जगत में एक जाना माना नाम है। आप उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से अनुसचिव के पद से आप सेवानिवृत्ति हुई हैं। 55 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ई पत्रिका लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की आप प्रधान संपादक हैं। 30 संकलनों का सह संपादन और पत्रिका संवर्धन का पूर्व में आपने संपादन किया है। जन संदेश टाइम्स में आपने पूर्व में विज्ञान स्तंभ लेखन किया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नया सवेरा कविता विभाग की कविता के रूप में अंगीकृत। द संडे इंडियन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी की 111 हिंदी लेखिकाओं में आपका नाम चयनित है। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में आपकी कहानी सम्मिलित है। प्रयागराज, लखनऊ और हांगकांग से आपकी रचनाओं का प्रसारण रेडियो द्वारा हुआ है। अनेक छात्राओं ने आपकी कृतियों पर शोध कार्य किया है। आपकी रचनाओं का उर्दू और असमिया में अनुवाद हुआ है और आपकी कहानी प्रहेलिका का नाट्य रूपांतरण और मंचन किया जा चुका है। आपकी रचना धर्मिता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं ने और साहित्यिक समितियों ने आपको सम्मानित किया है, जिनकी संख्या लगभग 125 से भी अधिक है, जिसमें सच क्या था कहानी संग्रह, विद्यावती कोकिल सर्जना पुरस्कार हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत है। डॉक्टर होमी भाभा हिंदी विज्ञान लेख प्रतियोगिता मुंबई में आपको पुरस्कार मिला है। स्वयं के घेरे कहानी संग्रह को विद्यावती कोकिल सर्जना पुरस्कार से हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जगतपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। मैं इस संग्रह की सिर्फ 2 कहानियाँ आपके समक्ष रखती हूँ। एक कहानी जिसका नाम है समान अधिकार। नारी मुक्ति मंच का वार्षिक आयोजन चल रहा था। इस अवसर पर नाटक, संगीत, परिचर्चा और काव्य सम्मेलन के विभिन्न कार्यक्रम रखे गए थे। स्वाभाविक है कि प्रस्तुति की विधा कोई भी हो, पर विषय सभी के नारी विमर्श पर केंद्रित थे। बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं। नारी के अधिकारों, नर और नारी के समान होने की आदि। सभी सदस्यों में उत्साह था, ऊर्जा थी। निया भी रितिका के साथ आयोजन में भाग लेने आई थी। आयोजन में रितिका की मुख्य भूमिका थी। उसे परिचर्चा में भाग लेना था, जिसका विषय था नर और नारी के समान अधिकार। रितिका ने ओजपूर्ण वाणी में बोलना प्रारंभ किया। नर और नारी का समान हक, दोनों का ही सम्मान। नहीं है नारी कम जब नर से मिले न क्यों अधिकार समान। नारी किसी बात में नर से कम नहीं, वह काम कर सकती है जो नर कर सकता है। अंत में उसने जोश से कहा, नारी शक्ति जिंदाबाद। निया भी उसके भाषण से प्रभावित हुए बिना न रह पाई। लौटते में रितिका ने कहा, निया रुको जरा, बैंक में पैसे जमा करवा दूं। दोनों बैंक गईं। काउंटर पर लंबी पंक्ति थी। रितिका सीधे आगे पहुंच गई। कुछ लोगों ने आपत्ति की तो उसने आंखें तरेरते हुए कहा, आपको पता नहीं, हम महिलाओं को लाइन में प्राथमिकता दी जाती है, हमारी लाइन अलग होती है। छोटे में एक बड़ी बात व्यंग के माध्यम से लेखिका ने हमारे सामने रखी है और शायद हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम नारी के अधिकार की बात करते हैं तो हमें ये लाइन का भेदभाव मिटाना होगा। एक और कहानी जिसका मैं पाठ करती हूँ आपके सामने, उसका शीर्षक है सदा शयता। मुदिता, तुम ठीक कहती हो,
हमको अपनी सोच का दायरा विस्तृत रखना चाहिए। स्वप्निल ने मुदिता के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मुदिता ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो स्वप्निल ने कहा, तुम कहती थी ना कि संसार में इतने अनाथ बच्चे हैं, तो हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लें। हाँ, कहती तो थी, पर तुमको मेरी बात कहाँ समझ में आती है। तुम्हारे लिए तो अपना खून खानदान बहुत अर्थ रखता है ना, मुदिता ने कहा। जब भी मैंने कोई अनाथ बच्चा गोद लेने की बात की, तुमने सदा यही कहा कि बच्चा पता नहीं किस खानदान का है, कौन सा खून है उसका, जबकि मेरा हमेशा से मानना है कि बच्चे तो निष्पाप पावन होते हैं। उनको जिस प्रकार का वातावरण और संस्कार मिलते हैं वह वैसे ही बनते हैं। कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, स्वप्निल ने कान पकड़ते हुए कहा। पर तुम्हारा मन परिवर्तित हुआ कैसे? अब तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो, स्वप्निल ने कहा। मुदिता ने उतावली से कहा, तो कब चलेंगे अनाथालय? अरे, अनाथालय जाने की क्या ज़रूरत है? अपने पड़ोसी वर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों कोरोना में नहीं रहे, उनके बच्चे अनाथ हुए हैं। उन दोनों बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। मुदिता के उत्साह का बुलबुला बैठ गया। उसको अति व्यवहारिक स्वप्निल की सदाशयता का कारण समझ में आ गया। आज ही तो उसने समाचार पत्र में पढ़ा था कि कोरोना संक्रमण के कारण जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण का व्यय सरकार देगी और 10 लाख मुआवजा भी देगी। दोनों ही कहानियाँ जो मैंने अभी आपके सामने रखी, व्यंग के माध्यम से हमारे सामाजिक चेहरे को अनावरण करती है। और ऐसी बहुत सारी इस कहानियाँ इस संग्रह में हैं, और जिन्हें पढ़कर पाठक अचंभित हो जाएगा कि छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में, जैसे कि कहा जाए कि कम शब्दों में नाविक के तीर की तरह बड़ी बात कहने वाली, चुभती सी बात कहने वाली लेखिका अलका प्रमोद की लेखनी को मैं प्रणाम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगले सप्ताह फिर एक पुस्तक के साथ आपसे रूबरू हूँ। नमस्कार। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद।